नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कुछ प्रोटिस्टा जीव के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और प्रोटिस्टा में जो जीवन चक्र है उनको पढ़ने वाले हैं। तो क्लियर कर देता हूँ, हम लोग 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 में चल रहे हैं और सेकंड चैप्टर है उसका बी पार्ट है। ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ए पार्ट में आपका था मोनेरा जगत, तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत। इस प्रोटिस्टा जगत में प्रोटिस्टा जीव है उनको पढ़ने वाले हैं और प्रोटिस्टा में जीवन चक्र उनको ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में प्रोटिस्टा है क्या। हमको पता है कि मोनेरा जगत पढ़ चुके हैं। मोनेरा, इसमें मोनेरा हमने बताया कि जीव क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कौन होते हैं? एक कोशिकीय और क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अब ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय यूकैरियोटिक वाले होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया है। किसको रखा गया है? एक कोशिकीय होगा और क्या होगा, वो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। ठीक है। और आपको क्या पूछा जाएगा, मान जाए मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में क्या फ़र्क है। मोनेरा जगत में भी एक कोशिकीय जीव है और प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं और मोनेरा में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो सीधा हम लोग चलते हैं प्रोटिस्टा के प्रकार। किस में चलते हैं हम लोग? प्रोटिस्टा के प्रकार। ये आपका टॉपिक नवबोध से लिया गया है और पूरा कंप्लीटली नवबोध के आधार पर ही हम लोग चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा है ना। तो सबसे पहले आता है आपका अपंग कवक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपंग कवक। तो स्लिम मोल्ड्स। अब आप सोचोगे कि हम तो प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कवक जगत का कवक क्यों आ गया। तो एक्चुअली बता दूं कि ये कवक की पहले की अवस्था है। मतलब एक्चुअली हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा है उसका आगे की अवस्था मतलब प्रोटिस्टा जब विकसित होते जाएंगे उसकी अवस्था है, और कवक की पीछे की अवस्था है, मतलब ये कम विकसित कवक है बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं अपंग। अपंग नहीं बोलते हैं, अपंग। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है ये। कवक क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, और प्रोटिस्टा क्या होता है, वो भी पूर्ण रूप से विकसित प्रोटिस्टा होता है, पूर्ण रूप से विकसित कवक होता है, लेकिन दोनों के बीच का जो जगह है उसको हम लोग बोलेंगे अपंग कवक। क्या बोलेंगे? अपंग कवक। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोटिस्ट्स, इसको प्रोटिस्टा बोलते हैं, उसको प्रोटिस्ट्स ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे, इसलिए प्रोटिस्ट्स बोलते हैं, प्रोटिस्टस बोलते हैं इसको। अच्छा से पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टस पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोटिस्टस प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा कोशिका भित्ति विहीन, प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी नहीं होते हैं इसमें और कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। क्लियर है। दो चीज़ बता रहा हूँ मैं कि इस प्रकार के प्रोटिस्टस में प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा कोशिका भित्ति विहीन जीव द्रव्य वाले तथा अनियमित आकार के जीव होते हैं। इस प्रकार के प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टस, इस प्रकार के प्रोटिस्टस प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा कोशिका भित्ति विहीन जीव द्रव्य वाले तथा अनियमित आकार के जीव होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखना कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक युक्त नहीं होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना, और अनियमित आकार के होते हैं। कौन सा कवक? अपंग कवक। ठीक है। जिसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? कई केंद्रक पाए जाते हैं। अब कई केंद्रक पाए जाते हैं मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि हमको पता है कि एक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? एक ही केंद्रक होते हैं। एक कोशिका में एक केंद्रक होते हैं, लेकिन कई ऐसे कोशिका होते हैं जो कि बहुकेंद्रकीय होते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये अपंग कवक में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रोटिस्टा है उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा कोशिका भित्ति विहीन होती है तथा जीव द्रव्य वाले होते हैं और अनियमित आकार के होते हैं, है ना। तो प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा कोशिका भित्ति विहीन जीव द्रव्य वाले होते हैं तथा अनियमित आकार के जीव होते हैं, जिसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। ओके। शैशव अवस्था में देखिए, शैशव अवस्था होता है, भ्रूणावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, तो ऐसे वयस्क अवस्था होता है। वयस्क का मतलब सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद शैशवावस्था मतलब बहुत छोटा सा अवस्था हो गया, उसके बाद भ्रूण अवस्था है वो कि सबसे और छोटा अवस्था हो गया। तो भ्रूण अवस्था तो बताने की जरूरत नहीं है, सीधा शैशवावस्था। शैशवावस्था से बाल्यावस्था आता है, बाल्यावस्था से थोड़ा और बढ़ते जाएगा, उसका आएगा वयस्क अवस्था। तो ये तो सब मनुष्य में होता है, लेकिन पेड़ में बोलेंगे तो शैशवावस्था देखेंगे और वयस्क अवस्था देखेंगे। ठीक है। तो शैशवावस्था में कोशिका के चारों ओर भित्ति का अभाव होता है।
भित्त का अभाव होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में लसलसे पदार्थ का एक स्तर बनता है जो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है, इसलिए अपंग कवक कहलाते हैं। देखिए, कोशिका जब शैशवावस्था में होती है, एकदम छोटा अवस्था में होती है, उसमें तो कोई भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना। लेकिन जब वो वयस्क अवस्था में आने लगती है ना, तो क्या होता है कि लसलसे पदार्थ का एक स्तर बनता है जो पूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अवपंग कवक। ठीक है, पूर्ण हो जाता तो कोशिका भित्ति बन जाता, और कोशिका भित्ति बन जाता तो ये पूर्ण कवक बन जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या बनता है आपका अवपंग कवक। ठीक है, ये किसके प्रकार है? प्रोटिस्टा के। आप ये मत सोचना कि ये कवक के प्रकार है, कवक जगत में आएगा ऐसा नहीं सोचना। ये कौन सी जगत में आएगा? प्रोटिस्टा में ही आएगा। अवपंग कवक बोल रहा हूँ, वो कौन है? प्रोटिस्टा ही है। चलिए दूसरा नंबर में चलते हैं। तो दूसरा में आता है आपका स्वपोषी प्रोटिस्टा। क्या आता है? स्वपोषी प्रोटिस्टा। तो ऐसे प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता युक्त होते हैं। ऐसा प्रोटिस्टा किसके युक्त? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता युक्त होते हैं, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। ओके, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाएगी मतलब क्या हो जाएगा? वो समपोषी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता युक्त होते हैं, अर्थात इनमें पर्णहरिम, पर्णहरिम क्या है? पत्ते में पाई जाती है, पता है ना आपको, पौधे के पत्तियों में पाया जाता है ना। इसी के कारण ही तो क्या होता है, पौधे क्या दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल के कारण क्या दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं पत्ते, है ना। तो ऐसे प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता युक्त होते हैं, अर्थात इसमें पर्णहरिम तथा दूसरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। पर्णहरिम भी पाया जाएगा और प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाएंगे। अगर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाएंगे तब कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के अंतर्गत डायटम्स यूग्लिना के समान जीव आते हैं। ठीक है, स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्टा के अंतर्गत डायटम्स यूग्लिना के समान जीव आते हैं। चलिए तीसरा नंबर का आता है प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा। ये सब क्या है? प्रोटिस्टा के प्रकार है, ये प्रोटिस्टा जीव है ये सब जने, है ना। ठीक है, तो तीसरा प्रोटिस्टा क्या होता है? वो है आपका प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा। तो प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा क्या है? तो इस प्रकार के प्रोटिस्टा जगत के जीव अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये वाला क्या होता है? अप्रकाश संश्लेषी, और ये वाला होता है प्रकाश संश्लेषी, और ये फिर क्या होता है? अप्रकाश संश्लेषी। तो इस प्रकार के प्रोटिस्टा जगत के जीव क्या होते हैं? अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक का क्या होता है? अभाव होता है। प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। ये एक कोशिकीय परपोषी, ये एक कोशिका मतलब पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, और परपोषी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, उसको बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। तो ये एक कोशिकीय परपोषी जंतु सम जीव होते हैं, जंतु के समान क्या होते हैं? जीव होते हैं। यदि ये पोषण को निगलने वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि ये तो एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, और क्या होता है? परपोषी होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। और ये होता है जंतु समान जीव है, जंतु सम जीव होते हैं, जंतु के समान जीते होते हैं। तथा, है ना, तथा ये क्या करते हैं? ये पोषण को निगलने वाले होते हैं। जंतु लोग क्या करते हैं? हम लोग निगलते हैं ना, सीधी बात है ना। निगलना मतलब सीधा मुंह के अंदर ले जाना। ठीक है, तो ये पोषण को निगलने वाले होते हैं। इसके एक कोशिकीय शरीर के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। इसके जो एक कोशिकीय शरीर है उसके चारों ओर क्या पाता है? आवरण पाता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल, है ना, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लोग? उदाहरण में लिख लेना आपका अमीबा, है ना, पैरामीशियम, ये सब क्या है? प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा है ना। इसमें उदाहरण नहीं दिया क्या है? उसमें उदाहरण तो क्या है हमारे पास? ये डायटम्स, हाँ, स्वपोषी वाले में डायटम्स लिख देना उदाहरण में, डायटम्स। और अवपंग कवक में उदाहरण में लिख देना उदाहरण फाइसेरम, है ना, या ट्राइकिया भी लिख देना, ये भी चल जाएगा, ट्राइकिया ये भी चल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये 3 प्रकार क्या है, प्रोटिस्टा है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रोटिस्टा में जीवन चक्र। तो यहाँ पर आप प्रोटिस्टा का चित्र भी बना सकते हो आप। मैं प्रोटिस्टा का चित्र क्लियर कर देता हूँ। इस तरह से आपको प्रोटिस्टा के चित्र क्लियर कर लेने हैं, है ना। प्रोटिस्टा की कोश की संरचना है ये, है ना, क्लियर है। आगे आता है प्रोटिस्टा में जीवन चक्र। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि हम लोग पहले बार सुन रहे हैं, तो एक्चुअली में ये ऐसा ही है जिसको आप पहले बार सुन रहे होंगे। और इस टॉपिक में आपको जो बोला जाएगा उसको पहले समझ लेना, है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगुणित किसको बोलते हैं, अगुणित क्या है और द्विगुणित क्या है। अगुणित कोशिका और कौन सी कोशिका बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका, है ना। अब देखिए, मान लो जाए किसी मनुष्य में युग्मक है। क्या है, युग्मक। आप सोचोगे पहला नाम ये युग्मक क्या है सर। तो मान लो जाए ये व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये नर है और ये क्या है, मादा है। तो नर में एक गैमिट होता है, गैमिट, गैमिट जिसको हम बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। मतलब सीधी बात यह है कि नर में नर युग्मक होता है और मादा में मादा युग्मक होता है ना। नर में नर युग्मक और मादा में क्या होता है, मादा युग्मक। नर युग्मक से संबंधित आप लोग जानते हो क्या है, गैमिट्स, शुक्राणु, जिसको हम लोग बोलते हैं वीर्य, है ना। तो ये नर युग्मक हो गया। मादा युग्मक के अंतर्गत मादा युग्मक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाणु बोलते हैं। नर युग्मक क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक किस संबंधित है, अंडाणु संबंधित है ना। तो ये इसके पास युग्मक है, इसके पास भी क्या है, युग्मक। ये दोनों सब संलयित होती है तो क्या बनता है, युग्मनज। ये आपको अच्छा से याद होना चाहिए अगर 11वीं क्लास पे हो तो। नर में क्या है, युग्मक, मादा में भी क्या है, युग्मक, लेकिन ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। दोनों जब संलयित होते क्या बनता है, युग्मनज, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब आपको पूछा जाएगा कि अगुणित कोशिका कौन सा है, तो ये जो युग्मक है ना, युग्मक, यही कौन सा कोशिका वाले हैं, अगुणित कोशिका वाले होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। अब ये द्विगुणित कोशिका, इसको हम लोग प्रेरित करते हैं एक्स से। अगुणित को किससे प्रेरित करते हैं हम लोग, एक्स से। जैसे कि मनुष्य में अगुणित कोशिका युग्मक में होता है ना। अब मैं बोलता हूँ द्विगुणित क्या है, तो चलिए, अगुणित और अगुणित दोनों जब संलयित होगी तो क्या बनेगा, द्विगुणित बनेगा। तो द्विगुणित कोशिका, तो क्या होता है कि जब युग्मक और ये युग्मक जब संलयित होती है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो ये जो युग्मनज है वो क्या है, आपका द्विगुणित कोशिका है, युग्मनज। युग्मनज कौन सा कोशिका है, 2x कर देते हैं इसको, है ना। ये आपका क्या है, द्विगुणित कोशिका है। तो अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका क्या है, समझ आ गया कि बहुत सारे कोशिकाओं में अगुणित कोशिका भी पाई जाती है ना। अगुणित कोशिका पाई जाती है, कई कोशिकाओं में द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य, जैसे कि हमारे पास युग्मनज है, माना जाए, है ना। क्या है, युग्मनज। अब युग्मनज है उसमें क्या होता है, 2x होता है, इसलिए क्या होता है, ये द्विगुणित होता है। ये युग्मक उसमें क्या होता है, x होता है, 1x होता है, इसलिए क्या होता है, ये अगुणित होता है। जब ये अगुणित है और ये अगुणित है, जब संलयित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका द्विगुणित बन जाएगा। और द्विगुणित जब फिर विखंडित होगी, अर्धसूत्री विभाजन फिर होगा, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसको अर्धसूत्री विभाजन को ही पढ़ोगे 10 अध्याय में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगुणित। तो द्विगुणित और अगुणित का फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तभी आपको समझ आएगा कि प्रोटिस्टा में जीवन चक्र कैसा होता है ना। तो सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटिस्टा में जीवन चक्र में पहला कौन सा प्रकार का है, तो अगुणितक जीवन चक्र पद्धति। अगुणितक जीवन चक्र पद्धति, है ना। अब ये अगुणितक जीवन पद्धति क्या है, तो मैंने आपको 2 अवस्था बताई, एक तो अगुणित अवस्था, अगुणित कोशिका बताया ना मैंने, अगुणित कोशिका, और क्या बनाया मैंने आपको, द्विगुणित कोशिका, है ना। जिस जीव में अगुणित कोशिका दिखेगा,
अगुणित कोशिका दिखेगा जिस टाइम जी, तो उस अवस्था को बोलेंगे हम लोग अगुणित अवस्था। और जिस जिस टाइम उस जीव में द्विगुणित अवस्था दिखेगी, उसको द्विगुणित कोशिका दिखेगी, उस समय उसको बोलेंगे द्विगुणित अवस्था। तो ये दो अवस्था है, एक तो अगुणित अवस्था, एक तो क्या होता है द्विगुणित अवस्था। तो यदि किसी मनुष्य के जीवन चक्र में, यदि किसी मनुष्य नहीं बोल रहा हूँ, यदि किसी प्रतिष्ठा के जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था अगुणित अवस्था पाई जाता है, कौन सा अवस्था पाया जाता है अगुणित अवस्था, तो उसकी जीवन पद्धति क्या कहलाएगी अगुणित जीवन पद्धति कहलाएगी। ठीक है। यदि किसी प्रोटिस्टा का जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग द्विगुणित जीवन पद्धति कहेंगे। ठीक है। और यदि किसी प्रोटिस्टा में अगुणित और द्विगुणित अवस्था दोनों अवस्था दिखाई दे रहा है उसके जीवन चक्र में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग द्विअगुणित बोलेंगे। क्या बोलेंगे द्विअगुणित बोलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप सोचोगे कि अगुणित अवस्था में केवल अगुणित अवस्था में ही रहेगा हमेशा। अभी मैंने बताया कि ऐसा जीव जिसका जो जीवन है उसमें अगुणित अवस्था होती है उसको अगुणित जीव कहेंगे। ठीक है। अगुणित अवस्था में होती है, जिसमें क्या होगा द्विगुणित अवस्था में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई जीव में अगुणित अवस्था है तो उसमें द्विगुणित अवस्था होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन अगुणित अवस्था की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, मतलब उसका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होगा। अगुणित अवस्था का टाइमिंग क्या होगा ज़्यादा होगा, और बहुत ही कम टाइम के लिए क्या होगा द्विगुणित अवस्था होगा। उसी तरह द्विगुणित अवस्था किसको बोलेंगे, जिसमें जिस प्रोटिस्टा में द्विगुणित अवस्था होगा लेकिन अगुणित अवस्था भी साथ में होगा, लेकिन टाइमिंग किसका ज़्यादा होगा, द्विगुणित अवस्था का टाइम क्या होगा ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए जीवन चक्र है, तो जीवन चक्र में अगर द्विगुणित अवस्था ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उस अवस्था को कौन सा जीवन पद्धति बोलेंगे द्विगुणित बोलेंगे। यदि किसी जीव के जीवन पद्धति में अगुणित अवस्था ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अगुणित अवस्था। तो इसीलिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अगुणित जीवन चक्र पद्धति किसका जीवन चक्र पद्धति है, प्रोटिस्टा का। तो पहले समझिए कि इस प्रकार के जीवन चक्र प्रदर्शित करने वाले जीव अगुणित होते हैं। मतलब सबसे पहले बात ये बताया जा रहा है कि जो जीव है प्रोटिस्टा है वही खुद क्या होते हैं अगुणित होते हैं, है ना। अगुणित मतलब एक्स वाले, है ना। तथा अगुणित स्वरूप में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जनन करते हैं। मान लो जाए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर समझना थोड़ा से, कि मान लो जाए कोई कोशिका है अगुणित अवस्था में है, अगुणित अवस्था में है, या कोई जीव क्या कौन सा अवस्था में है अगुणित अवस्था में। मान लो जाए कोई जीव क्या है अगुणित अवस्था में है। यदि वो क्या करता है प्रजनन, क्या करता है प्रजनन, तो प्रजनन के फलस्वरूप जो संतति प्राप्त होगी, है ना, प्रजनन के फलस्वरूप क्या होता है संतति प्राप्त होगी, है ना। तो संतति दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है। देखिए प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। अब तो एक तो होता है आपका लैंगिक प्रजनन और एक तो होता है आपका अलैंगिक प्रजनन। अब चलो, ये अगुणित जीव है, इस अगुणित जीव में मान लो जाए प्रजनन की क्रिया क्या हो गई है अलैंगिक हो गई है। क्या हो गई है अलैंगिक। अलैंगिक मतलब क्या होता है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। लैंगिक मतलब क्या होता है जिसमें दो जीव भाग लेता है, ठीक है, नर और मादा, और इसमें केवल एक ही जीव भाग लेगा, उसको बोलते हैं अलैंगिक। तो जब अगुणित जीव होते हैं उसमें प्रजनन की क्रिया होती है और अलैंगिक प्रजनन होता है, तब यहाँ पर बनने वाला जीव क्या हो जाएगा आपका अगुणित ही होगा। क्या होगा अगुणित। क्या हो जाएगा अगुणित। समझ आया आपको, क्लियर है। तो ये क्या बोला जा रहा है आपको समझना कि इस प्रकार के जीवन चक्र प्रदर्शित करने वाले जीव क्या होते हैं अगुणित होते हैं। ये जो जीव क्या होते हैं अगुणित होते हैं, है ना। तथा अगुणित स्वरूप में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है और क्या करते हैं बोल रहे हैं जनन कर रहे हैं, तो बनने वाला जीव क्या रहेगा अगुणित रहेगा, ठीक है। लेकिन लैंगिक प्रजनन के समय, अब देखिए इसी में अगुणित जीव है हमारे पास, उसमें कौन सा प्रजनन हुआ है लैंगिक प्रजनन हुआ, इसमें अलैंगिक प्रजनन हुआ है। तो जो बनने वाला जीव क्या है अलैंगिक बनेगा, सॉरी मतलब अगुणित बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अगुणित जीव है हमारे पास। अगुणित मतलब क्या है, अपने पास एक नर अगुणित है और एक अगुणित क्या है मादा है मान लो जाए, ठीक है। और दोनों के बीच में होता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के लिए दो जीव की आवश्यकता पड़ेगी, बताया ना मैंने। तो लेकिन लैंगिक प्रजनन के समय दो अगुणित युग्मक, तो ये नर का युग्मक और मादा युग्मक, दो अलैंगिक युग्मक, लेकिन लैंगिक प्रजनन के समय दो अगुणित युग्मक,
अगुणित युग्मक संयुग्मित होकर युग्मनज बनाते हैं। तो दोनों जब नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। और जाइगोट कौन सी अवस्था वाले हैं, 2x अवस्था वाले हैं, मतलब द्विगुणित अवस्था वाले होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि अगुणित अवस्था है ये, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में क्या अवस्था पाई जाएगी, द्विगुणित अवस्था पाई जाएगी। इससे हम लोग इसको द्विगुणित नहीं बोल देंगे, इसको अगुणित ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक पॉइंट कि इस प्रकार के जीवन चक्र प्रदर्शित करने वाले जीव क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ये अगुणित है ना। तथा अगुणित स्वरूप में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जनन करते हैं। इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होती है ना, जिसके फलस्वरूप क्या करते हैं, जनन करते हैं, अर्थात नए संतति उत्पन्न करते हैं, है ना। लेकिन लैंगिक प्रजनन के समय, अभी तो अलैंगिक प्रजनन हुआ तो बनने वाला जीव क्या होगा, अगुणित ही होगा, ठीक है। लेकिन लैंगिक प्रजनन के समय दो अगुणित युग्मक संलयित होकर या संयुग्मित होकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट मतलब क्या होता है, युग्मनज होता है। युग्मनज बनाते हैं। जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित जीवों को पैदा करता है। देखो ये नर युग्मक है, अगुणित है, मादा युग्मक है, अगुणित है, ठीक है। दोनों जने जुड़ता है तो बनता है आपका जाइगोट। और जाइगोट क्या है आपका, द्विगुणित है, ठीक है। तो पहला अवस्था कौन सा अवस्था हो गया, अगुणित हो गया। दूसरा अवस्था कौन सा हो गया, द्विगुणित हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित जीवों को पैदा करता है। तो युग्मक है, युग्मनज है यहाँ पर, जाइगोट जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज। ये युग्मक बोल रहा हूँ बार बार ना, इसको मैं बोल रहा हूँ युग्मनज। तो ये जो युग्मनज है ना, ये युग्मनज के कारण क्या होता है कि नए जीव जो पैदा होते हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी है। मान लीजिए हमारे पास 46 गुणसूत्र है ना, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगुणित नर है, अगुणित मादा है, अर्थात अगुणित युग्मक है, दोनों तरफ संलयित होता है तो द्विगुणित जाइगोट बनता है। द्विगुणित जाइगोट में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फिर क्या बन जाता है, अगुणित जीव बनता है। तो आप देखो पहले अगुणित अवस्था था, उसके बाद द्विगुणित अवस्था हो गया, उसके बाद फिर अगुणित अवस्था होगा। तो कौन सी अवस्था का संख्या ज़्यादा हो गया, अगुणित अवस्था का संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको कौन सा पद्धति बोलेंगे, अगुणित जीवन चक्र पद्धति कहेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से फिर से देख लीजिए कि जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित जीवों का क्या करता है, पैदा करता है। यानी इसमें ज़्यादातर अवस्था क्या होती है, अगुणित होती है। केवल युग्मनज ही द्विगुणित होता है। कौन जो द्विगुणित होता है बोला मैंने, युग्मनज मतलब जाइगोट, यही क्या होता है, द्विगुणित होता है। अतः यह अगुणित जीवन चक्र पद्धति कहलाता है, ठीक है। अब इसका मैं चित्र क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा शॉर्ट समझ आए। चलिए तो इसका मैं चित्र क्लियर कर देता हूँ, है ना। एक जीव है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, है ना। इस क्लेमाइडोमोनास में, इस जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें क्या, कौन सी जीवन पद्धति पाई जाती है, अगुणित। क्या पाई जाते हैं, अगुणित। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये माना जाए मेरे पास, इसका चित्र बना रहा हूँ ना, ये एक क्या है, जीव है। क्या है, जीव। ये कौन सी अवस्था में है, अगुणित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, अगुणित। अगुणित मतलब 1x, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ नाम मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेना। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा। ये बीच में रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ये फ्लैजिला। और ये जो कोशिका पूरा ऐसे बनाएंगे, ये जो कोशिका है उसको बीच के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य। और इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसको बोलेंगे हम लोग सेल वाल, ठीक है। इस वाले भाग को बोलेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट। इसका मैं मुख्य चित्र एक बार और स्क्रीन में दिखाऊंगा, है ना, उससे से आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा अवस्था है, अगुणित अवस्था है। 1x से लिखा मतलब अगुणित अवस्था। अब इनके दो युग्मक, एक तो नर युग्मक और एक तो कौन सा युग्मक, मादा युग्मक। इसको मैं छोटा छोटा बना रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक युग्मक का प्राप्त हो गया नर का, दोनों जने क्या है, अगुणित है। तो ये हो गया 1x, ये हो गया 2x,
ठीक है। अगुणित अवस्था है ना, कौन सा अवस्था है, अगुणित अवस्था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमिट, क्या बोलेंगे, गैमिट। अब क्या होता है, यही जब संलयित होते हैं, दोनों जने क्या होते हैं, संलयित होते हैं, तब क्या बनेगा, ये दोनों एक साथ बनेगा, है ना। दोनों को संलयित कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब होती है तब यहाँ पर दोनों एक साथ बनता है, क्या बनाता है, जाइगोट। अब यहाँ पर जो बना है वो क्या है, इसका नाम है जाइगोट, जाइगोट जीव है ना, जाइगोट, ये जाइगोट बनता है। तो देखो यहाँ से जाइगोट कौन सा होता है, 2x, ये 1x, ये 1x 1x, तो ये हो गया अगुणित अवस्था, इतना अगुणित अवस्था हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ बन गए जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होता है, फिर अर्धसूत्री भान होता है, तो जाइगोट फिर कितने भागों में बटेगा, ये 2 भागों में बटेगा, ठीक है, 2 भागों में से बटेगा, है ना। तो 2 भागों में बटेगा, तो यहाँ पर होगा आपका मायोसिस, MEIOS है, मायोसिस मतलब होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तब यहाँ पर फिर छोटे 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 फिर नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ से ये जीव बना, यहाँ से ये जीव क्या हो जाता है, फिर बाहर हो जाता है, चारों 1 2 3 4 ये 4, फिर ये। तो यहाँ पर जो जीवन चक्र है किसका है, क्लेमाइडोमोनास का है, जो अगुणी जीवन पद्धति है। तो जो मैंने अगुणी जीवन पद्धति बताया उसमें यही चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। आगे हम लोग चलते हैं द्विगुणित जीवन पद्धति में, है ना। तो देखिए द्विगुणित जीवन पद्धति क्या है, देखिए द्विगुणित, तो इस प्रकार के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था काफ़ी कम समय के लिए तथा प्रायः युग्मक के समय ही होता है। अर्थात ऐसे जीवन चक्र में जीव अधिकतर द्विगुणित अवस्था ही प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे द्विगुणित जीवन चक्र पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित जीवन चक्र पद्धति। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई मान लो जाए ये जीव है, ठीक है, क्या है, जीव है ना, एडल्ट बोलते हैं इसको, ये जीव है। यहाँ से ये कौन सी अवस्था में है, द्विगुणित अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, द्विगुणित अवस्था है ना। यहाँ पर होता है इसके अलैंगिक प्रजनन। अगर ये द्विगुणित अवस्था में है या दुगुणित कोशिका है और इसमें अगर अलैंगिक प्रजनन होता है तो ये क्या रहेगा, द्विगुणित ही रहेगा। अगर ये अगुणित है, मान लो जाए, अभी तो नहीं है, ये मान लो जाए अगुणित है, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, तो वहाँ पर बनने वाला जीव क्या रहेगा, अगुणित ही रहेगा। समझ आया, द्विगुणित है उसमें अगर अलैंगिक प्रजनन हो रहा है तो वो द्विगुणित ही रहेगा। अगर वहाँ अगुणित है और उसमें अलैंगिक प्रजनन हो रहा है तो अगुणित ही रहेगा, ठीक है। तो अभी द्विगुणित हुआ, तो द्विगुणित में क्या होता है, ये 2x में है, इसमें प्रजनन हुआ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऐसे थोड़ा सा 2 भागों में टूट रहा है ये, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो फिर ये पूर्णतः 2 भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये भी द्विगुणित हो जाएगा 2x, और ये भी क्या हो जाएगा 2x, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 1x नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 2x है ना, क्या है 2x, इस 2x में होता है आपका मायोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है, तो 2x फिर क्या होता है, x हो जाता है। तो x हो जाता है, तो x फिर आगे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ये पहला बार नाम सुनने को मिलेगा आपको 11वीं में, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था है ना, प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी, उसके बाद फिर से बन जाता है नया जीव। तो नया जीव कौन सा बनता है आपका, 2x बनता है। देखो तो यहाँ पर 2x यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर केवल इस जगह दिख रहा है 1x, उसके बाद फिर 2x दिख रहा है, तो ये 2 बार 2x दिख रहा है ना, तो 2x की संख्या ज़्यादा है, इसलिए द्विगुणित अवस्था की ज़्यादा है, इसलिए कौन सा प्रणाली बोलेंगे, उसको द्विगुणित जीवन पद्धति कहेंगे। तो इस तरह का चित्र हो गया, इसका चित्र भी आपको स्क्रीन में एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए अब ये हो गया द्विगुणित, है ना। अब लास्ट आता है आपका द्विअगुणित, जिसमें द्विगुणित भी दिखेगा और अगुणित भी दिखेगा। चलिए देखिए, हाँ, तो ऐसे जीवन चक्र पद्धति वाले जीवों में अगुणित अवस्था तथा द्विगुणित अवस्था दोनों ही प्रभावी रूप से जीवन चक्र में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। मतलब द्विगुणित अवस्था भी बहुत सारी दिखाई देंगे और अगुणित अवस्था भी बहुत सारे दिखाई देंगे,
ठीक है। तो ऐसे जीवन चक्र पद्धति वाले जीवों में अगुणित अवस्था तथा द्विगुणित अवस्था दोनों ही प्रभावी रूप से जीवन चक्र में क्या होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, है ना। इसमें अगुणित कोशिकाएं मुकुलन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जो अगुणित है उसमें मुकुलन हो रहा है, मुकुलन मतलब आता है आपका अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है, ठीक है ना। मतलब वर्धी प्रजनन है एक्चुअली में, तो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आता है कौन, आता है मुकुलन, लेकिन लगभग अलैंगिक की तरह, क्योंकि अलैंगिक में भी एक जीव भाग लेता है और मुकुलन में भी एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें अगुणित कोशिकाएं मुकुलन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है जो कि अगुणित पीढ़ी की तरह कार्य करता है। अगुणित कोशिका है उसमें मुकुलन होगा, मतलब बनने वाला जो जीव होता है क्या बनेगा, अगुणित ही बनेगा। तो क्या होता है, वो कौन सी पीढ़ी को प्रेरित करता है, अगुणित पीढ़ी को क्या करता है, अगुणित पीढ़ी की तरह कार्य करता है। प्रत्येक अगुणित युग्मक, अब क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में उपस्थित जो अगुणित युग्मक है, प्रत्येक कोशिका किसकी तरह कार्य करता है, अगुणित युग्मक की तरह कार्य करता है ना। अब क्या हुआ, इससे पीछे जाइए थोड़ा से, कि इसमें अगुणित कोशिकाएं मुकुलन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है। जितने भी कोशिका निर्माण किए वो कौन होंगे, अगुणित होंगे, ठीक है। अगुणित कोशिकाएं में अगर मुकुलन होता है तो बनने वाला कोशिका भी क्या रहेगी, अगुणित ही रहेगी, ठीक है। तो अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित पीढ़ी की तरह कार्य करता है, और वही प्रत्येक कोशिका अगुणित युग्मक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर जो कोशिका बना ना, कौन सा कोशिका बना, अयुग्मित कोशिका बना, तो यही अयुग्मित कोशिका है वहाँ युग्मक की तरह कार्य करता है, और युग्मक क्या होता है, 1x होता है, अर्थात अगुणित होता है ना। इसमें प्रत्येक कोशिका अगुणित युग्मक की तरह कार्य करता है जो संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण करता है। अब युग्मक जब संयुक्त होगा मतलब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जहाँ बन जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 1x आया, उसका क्या आएगा, 2x आ गया, ठीक है। यहाँ जाइगोट निर्माण से दुगुणित कोशिका के रूप में दुगुणित अवस्था की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर बराबर मात्रा में क्या है, अगुणित अवस्था भी है और दुगुणित अवस्था होती है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विअगुणित जीवन पद्धति। तो इसका भी चित्र देख लीजिए थोड़ा से, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा से, मान लो जाए कोई जीव है यहाँ, इसमें होता है ये आपका कौन सा अवस्था में, अगुणित अवस्था में होता है ना। मान लो जाए, नहीं यहाँ शुरू नहीं करते हैं, मान लो जाए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ शुरू करते हैं। मान लो जाए ये, इसको बोलते हैं यंग एस्कस, है ना। ये जीवन पद्धति किसका है, यीस्ट का है। यीस्ट एक प्रोटिस्टा है ना। उसमें क्लेमाइडोमोनास में हुआ था, ये यीस्ट में होता है। तो ये यंग एस्कस है, यंग ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनमें बहुत सारे स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर मतलब क्या होता है, बीजाणु, क्या होता है, बीजाणु। इस जगह ये आपका 1x होता है, 1x मतलब अगुणित, किसमें होता है, अगुणित, है ना। तो बहुत सारे क्या होता है, एस्कोस्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। ये यंग हो गया, क्या हो गया, यीस्ट हो गया। यहाँ से क्या होता है, इसमें एस्कोस्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हो गया एस्कोस्पोर, बहुत सारे, ठीक है। स्पोर मतलब क्या होता है, जीवाणु, सॉरी बीजाणु क्या होता है, बीजाणु। स्पोर मतलब क्या होता है, बीजाणु। तो ये बहुत सारे बीजाणु, तो ये भी कौन सा अवस्था में रहेगा, ये अगुणित है अवस्था में है, तो ये भी कौन सा अवस्था में रहेगा, अगुणित अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब इस जो बीजाणु होते हैं उस बीजाणु में क्या होता है, आपका मुकुलन वगैरह होगा, मान लो जाए क्या होगा, मुकुलन। तो ये बीजाणु कौन सा अवस्था में है, अगुणित अवस्था में है। तो यहाँ पर जो मुकुलन की क्रिया होगी, तो मुकुलन की क्रिया होगी तो कौन सा अवस्था हो जाएगी, वो भी अगुणित अवस्था ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुकुलन के फलस्वरूप और बहुत सारे क्या हुआ है, जीव का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी जो जीव बन रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा अवस्था वाले होंगे, अगुणित अवस्था वाले होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जितने भी अवस्था है, कौन सा अवस्था हो गया, अगुणित अवस्था। ये यंग स्पोर है, यंग एस्कस है, अर्थात यंग ईस्ट है। इसमें स्पोर का निर्माण होता है, यंग स्पोर का निर्माण होता है। एक एस्को स्पोर का निर्माण होता है, एस्को स्पोर। इस स्पोर का क्या नाम लिखोगे आप लोग, एस्को स्पोर। ये एस्को स्पोर थोड़ा सा विकसित होता है, मतलब ये अगुणित अवस्था में है, तो उसका जो स्पोर बनेगा वो भी अगुणित अवस्था में ही रहेगा। उस स्पोर में यदि, है ना,
क्या होता है, मुकुलन की क्रिया होती है, ये मुकुलन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर बनने वाले जो और कोशिका है वो भी क्या रहेंगे, आपका अगुणित ही रहेंगे। तो यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, अगुणित अवस्था है। अब जब दो जो अगुणित कोशिकाएं हैं, ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं, यही अगुणित कोशिका किसकी तरह कार्य करेगा, युग्मक, युग्मक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, युग्मक। और युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित। तो दोनों जब संलयित होगा, है ना, तब किसका निर्माण करेगा, वो करेगा आपका जाइगोट का निर्माण। किसका निर्माण करेगा, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, 2x द्विगुणित होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पूरा अगुणित है ना, यहाँ शुरू हो गया आपका द्विगुणित। अब ये युग्मक है वो मान लिया जाए, फिर यहाँ पर क्या करेगा, वो अगुणित कोश या मुकुलन करेगा, जो कुछ भी करेगा। तो यहाँ से जो बनने वाला कोशिका है उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो द्विगुणित ही रहेगा, 2x ही रहेगा। तो इससे आगे और जाएगा तो वो द्विगुणित ही रहेगा। अब यहाँ पर होता है आपका मायोसिस। मायोसिस मतलब क्या होता है, अर्थसूत्री विभाजन। तो यहाँ से फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये अगुणित होना शुरू हो जाएगा। तो देखो पूरा पूरा यहाँ तक अगुणित अवस्था था, यहाँ पर पूरा पूरा कौन सा अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग द्वि अगुणित जीवन चक्र पद्धति। तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा का जीवन चक्र पद्धति। आगे आएगा आपका प्रोटिस्टा में प्रचलन। प्रोटिस्टा में प्रचलन, तो प्रचलन को हम लोग नहीं देखेंगे, इसको हम लोग हो सके तो क्लास में देख लेंगे। सीधा हम लोग कल चलेंगे प्रमुख प्रोटिस्टा, कितने प्रकार के प्रोटिस्टा होते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है।